नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक हैं। और अगर हम बात करें हिंदी आरो भाग 2 की, तो हमारा हिंदी आरो भाग 2 में अगर काव्य खंड लेते हैं तो थोड़ा-सा काव्य खंड को देखते ही काफ़ी बच्चे डर जाते हैं। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हमारी जो पहला चैप्टर है, जिसकी पहली जो हमारी क्लास है, इस क्लास को अगर आप कंप्लीटली देख लेते हैं तो इस क्लास को पूरा देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई होगा और कोई भी डाउट आपका इस चैप्टर से नहीं रहेगा। तो हमारा पहला चैप्टर है हरिवंश राय बच्चन साहब की कविता आत्मपरिचय और साथ ही साथ उनका एक गीत है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो दोनों रचनाओं के हम यहाँ पे 10 तो एमसीक्यूज करेंगे। आप जैसा कि देख रहे हैं हमने 10 बहुविकल्पात्मक प्रश्न लिए हैं। प्रत्येक प्रश्न को पहले मैं पढ़ूंगा, उसके 4 ऑप्शन पढ़ूंगा, आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा आंसर देने के लिए और उसके बाद में आपको उसका सही जवाब बताऊंगा और साथ ही साथ उसे समझाऊंगा भी अच्छी तरह से। ये प्रैक्टिस आपको एग्जाम के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयार करेगी। इसके बाद फिर हम इसके कुछ वन लाइनर जो प्रश्न हैं है ना 5 के आसपास करेंगे और 2 बड़े ऐसे प्रश्न हम करेंगे जो कंप्लीट इस टॉपिक को आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने लिखा है कि इस स्क्रीन पर आपको 10 एमसीक्यू सवाल मिलेंगे। पहले मैं इसके सवाल और ऑप्शन पढ़ूंगा, उसके बाद आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा और उसे फिर डिटेल में समझाया जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है और आपको मैं आशा करता हूं आंसर भी आ रहा होगा, पर फिर भी एक बार हम यहां से बिल्कुल इजी प्रश्न से शुरुआत करते हैं। क्या है इजी प्रश्न कि आत्मपरिचय कविता के रचयिता कौन है। तो आत्मपरिचय कविता के रचयिता को जानने के लिए आपके पास बताना है, आंसर देने के लिए 4 ऑप्शन है। रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत। ये सभी महान कवि हैं, लेकिन इस कविता का हमारा जो ऑप्शन है इस प्रश्न का कि आत्मपरिचय कविता के रचनाकार हैं बच्चों हरिवंश राय बच्चन साहब। हरिवंश राय बच्चन साहब हिंदी में हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ध्यान रखना यहां से ऐसे बहुत सारे प्रश्न इजी है, लेकिन प्रश्न से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेगी जो इसके आसपास की चीजों को, आसपास के प्रश्नों को कवर करेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्लास को कंप्लीट देखना बहुत जरूरी है और एक बार अगर आपने इस क्लास को कंप्लीटली देख लिया ना तो निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं आपका विश्वास बढ़ जाएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। हरिवंश राय बच्चन साहब की हम बात कर रहे थे। देखो हमने अच्छी तरह से इसे समझाया है कि हरिवंश इसके आंसर तो इसका हरिवंश राय बच्चन साहब है, लेकिन हरिवंश राय बच्चन का जन्म जो है वो 1907 में हुआ था, आपको याद होगा है ना। 1907 में इलाहाबाद में जन्मे हरिवंश राय बच्चन, इलाहाबाद में जन्मे हरिवंश राय बच्चन साहब हिंदी में हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, आप यहां पे देखेंगे एक बात तो ये है हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, दूसरा ये उत्तर छायावाद काल में आते हैं। हालांकि छायावाद के जो 4 आधार स्तंभ है उनमें से एक हरिवंश राय बच्चन साहब भी हैं। तो उत्तर छायावाद काल के सबसे बड़े कवियों में से एक हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है ध्यान रखना, एक तो इनका जन्म और जन्म वर्ष और जन्म स्थान याद रखना है। दूसरा इनका याद रखना आपको छायावादी कवि है। तीसरा आपको याद रखना है कि हिंदी में हालावाद का प्रवर्तन करने वाले हैं ना, हालावादी प्रवृत्ति का हिंदी में जो है वो इन्होंने शुरुआत करी थी। हालावादी क्या है आगे हम नेक्स्ट प्रश्न में इसे डिटेल से समझने वाले हैं कि वो दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आपको जो है ना यहाँ पे उन्होंने इस कविता में अपनी पर्सनल फीलिंग्स को इतना आसान भाषा में लिखा है जो सीधा पढ़ने वाले के दिल पर उतर जाती हैं। तो याद रखिए कि आत्मपरिचय और एक गीत दोनों ही हरिवंश राय बच्चन साहब की महत्वपूर्ण रचना है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि कवि, यहां पे देखेंगे कि कवि जो है वो जग जीवन का भार लिए फिरने की बात भी करता है और कभी न जग का ध्यान करने की बात भी करता है। इन उल्टी लगने वाली बातों का क्या मतलब है, दोनों एक दूसरे की विरोधाभासी लग रही है। एक तरफ तो कह रहा है कि जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, कवि कह रहा है मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कुछ और आगे बढ़ते तब कवि कहता है मैं कभी न इस जग का ध्यान किया करता हूं। तो एक तरफ तो कवि जगत का भार लिए फिरने की बात करता है और दूसरी तरफ कहता है मैं संसार से जो है मैं कभी इसका ध्यान नहीं करता हूं, संसार के बारे में मैं कभी नहीं सोचता हूं। तो ऐसी दो विरोधाभासी बातों से तात्पर्य क्या है।
पहला है कि कवि झूठ बोल रहा है, दूसरा है कि कवि दुनिया के साथ अपने विरोधाभास भरे रिश्ते को दिखा रहा है, तीसरा है कि कवि को दुनिया से कोई मतलब नहीं है, या फिर कवि केवल अपने बारे में सोच रहा है। तो राइट आंसर रहेगा कि कवि दुनिया के साथ अपने विरोधाभास भरे रिश्ते को दिखा रहा है। कवि कह रहा है इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हमें जो है वो बहुत सारे विरोधों को लेकर के जीना पड़ता है, लेकिन फिर भी हमेशा हमें इस दुनिया को प्यार देना है, इस दुनिया के साथ स्नेह भरा व्यवहार करना है। सवाल थोड़ा गहरा है लेकिन जरूरी है। इसका सही जवाब है कि कवि दुनिया के साथ अपने विरोधाभास भरे रिश्ते को दिखा रहा है। थोड़ा सा समझिए, यहाँ पे अगर है ना, इस लाइन से एक प्रश्न भी आ सकता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, कई बार अगर पूछा जाए। एक तरफ तो कवि कह रहा है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, और दूसरे ही अगली पंक्ति में कह रहा है कि मैं कभी न इस जग का ध्यान किया करता हूं। तो प्रश्न में अलंकार कौन सा है, तो ध्यान रखना इन पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार है, दो विपरीत बातें बताई गई है। लेकिन यही विरोधाभास कवि की जिंदगी का सच है। जग जीवन का भार उठाने का मतलब है कवि दुनिया का हिस्सा है। इस संसार में जब कवि रहता है तो संसार के प्रति हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा। उसे अपनी जिम्मेदारियां तो निभानी ही है, वह रिश्तों और दुखों से बनता है। जब हम जिम्मेदारियां निभाएंगे तो हमें परेशानियां झेलनी पड़ेगी। वहीं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं का मतलब है कि वह दुनिया की फालतू बातों, परंपराओं और लोगों की परवाह नहीं करता है। जो जो बेवजह की बातें करते हैं, जो किसी को परेशान करने के लिए कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, कवि कह रहा है उसका मैं ध्यान नहीं करता हूं, मैं उसकी परवाह नहीं करता हूं। दुनिया तो उन्हें पूजती है, दुनिया ऐसे लोगों को पूजती है जो उसकी तारीफ करें। अगर आपने लोगों की प्रशंसा करी, आपने लोगों की हाँ में हाँ मिलाई, आपने लोगों को की चापलूसी करी, तो दुनिया आपको मानेगी। अगर आपने सत्यवाद कह दी तो लोग आपको परेशान करेंगे। पर कवि तो अपने मन के गीत गाता है। कवि कहता मैं चापलूसी नहीं करता, मुझे लोगों की प्रशंसा नहीं चाहिए, मैं तो अपने मन का गान किया करता हूं। इसलिए वह दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से अलग है, उसका रिश्ता दुनिया से प्यार और तकरार का है। मतलब कि वो खट्टा मीठा रिश्ता है। दुनिया के साथ कवि का रिश्ता कैसा है, यहां से भी प्रश्न आ सकता है। तो कहना है कि कवि का दुनिया के साथ खट्टा मीठा रिश्ता है। नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ते हैं। देखो प्रश्न अभी हमने सिर्फ 2 किए हैं, लेकिन कितनी सारी बातें क्लियर हुई है। आपकी कंप्लीट 10 एमसीक्यूज कर लेंगे ना, और बाकी के प्रश्न भी हम करेंगे। पर इतने प्रश्न करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी कविता अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो जाएगी, आपके दिमाग में बैठ जाएगी, परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको बिल्कुल रेडी कर देगी। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, क्या है कि मैं निज रोदन का राग लिए फिरता हूं। इस पंक्ति में राग शब्द का क्या मतलब है? कवि कहता है मैं निज रोदन का राग लिए फिरता हूं। तो अब यहां राग से क्या तात्पर्य है? राग का मतलब संगीत है, राग का मतलब प्रेम है, राग का मतलब दुख है, या फिर राग का मतलब क्रोध है? तो देखो कि एक्चुअली यहाँ पे राग का मतलब है ना, कवि ने पूरी कविता में क्या संदेश दिया है? कवि यहाँ पे प्रेम का, प्यार का, मस्ती का संदेश देना चाहता है। तो कवि कहता है मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। राग से तात्पर्य यहाँ पे प्रेम से है ना, इसका सही जवाब है। देखो इसे ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे क्या लिखा है? कवि कहता है कि जो तुम्हें मेरा गाना लगता है। कवि अपने भाव व्यक्त कर रहा है, कवि अपने विचार व्यक्त कर रहा है कविता के माध्यम से। तो कवि कह रहा है कि तुम्हें मेरा गाना लगता है, वह असल में मेरा रोना है। मतलब मैं अपने भाव व्यक्त कर रहा हूं, मैं अपना दुख जता रहा हूं, लेकिन उस रोने में, उस दर्द में भी एक राग है। यहां राग का मतलब है प्रेम। कवि की जिंदगी में जो प्यार का दर्द है, अपनी प्रिय की यादें हैं, वही उसके गीतों में बदलकर निकलती है। तो उसका रोना आम रोना नहीं है, बल्कि प्यार में बिछुड़ने के दर्द से निकला एक एहसास है। इसीलिए वह अपने रोने में भी प्यार का एहसास लिए घूमता है। तो अब अगर मान लो प्रश्न आता है कवि यहाँ पर कवि के राग से क्या तात्पर्य है, और आपके पास 4 ऑप्शन है, तो ध्यान देना है कि राग का मतलब जो है ना तो संगीत है, ना दुख है, ना क्रोध है, बल्कि क्या है? प्रेम है। क्यों है प्रेम? हमने यहाँ पे अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और एक बात की गारंटी और मैं देता हूं कि जो एक्सप्लेनेशन, जो व्याख्या, जो आपको हम यहाँ पे जो चीजें बता रहे हैं, वो आपको दूसरी जगह कहीं पर भी नहीं मिलेगी। आपने बहुत सारी क्लासें देखी होगी और आगे भी देख लेना। तो बेस्ट तरीके से हम तैयार करके लाए हैं आपके लिए। और कई बार ये शब्दों के अर्थ पूछ लिए जाते हैं जो आप सही ढंग से नहीं समझ पाते और परीक्षा में गलत करके आ जाते हो, तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पे बेस्ट आंसर मिलेगा, बिल्कुल सटीक उत्तर के साथ में यहाँ पे हम इसको देखने वाले हैं। आइए एक और प्रश्न करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं।
अगर देखो एक बात और बता देता हूँ कि अगर हमारी क्लास ज़्यादा लंबी हो गई क्योंकि डिटेल में हम पढ़ रहे हैं चीज़ें, भले ही हम ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न कर रहे हैं, हम बहुविकल्पात्मक प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन हम कितना डिटेल में समझ रहे हैं तो निश्चित रूप से क्लास तो लंबी जाएगी। तो हम छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे टुकड़ों में इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, हमारे जितने भी प्रश्न हैं वो कवर करेंगे। तो छोटी छोटी क्लासें जो नेक्स्ट क्लास आएगी ना, उसको भी आप जो है वो जरूर देख लें। और अगर देखना है तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को दबाना पड़ेगा आपको, और नोटिफिकेशन, ताकि जो भी क्लास जब वीडियो जारी हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कवि यहाँ पे कहता है कि शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखो कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। यहां से प्रश्न पूछा है कि शीतल वाणी में आग, तो अगर आपको लग रहा है ना कि यहाँ पे दो विपरीत बातें बताई गई है तो विरोधाभास अलंकार होगा। और अलंकार वाला टॉपिक हम अलग से करेंगे तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मैं बहुत एग्जाम्पल, अच्छे शानदार एग्जाम्पल के साथ आपको अलंकार समझा दूंगा। तो अब यहाँ पे अलंकार तो है, लेकिन अलंकार कौन सा है? उपमा है कि रूपक है कि विरोधाभास है कि अनुप्रास है? तो अब आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि एक तरफ तो कवि बात करता है शीतल वाणी की, शीतल मैंने ठंडा, और दूसरी तरफ कवि बात करता है आग की, तो आग तो गर्म होती है। तो एक तरफ तो ठंडक की बात हो रही है और दूसरी तरफ आग की बात हो रही है। तो अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे दो विपरीत बातें हैं, इसलिए यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है। दो विरोधी बातें बताई गई है तो इसलिए यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है। ये एक बहुत ही फेमस लाइन है इस कविता की और अक्सर एग्जाम में आती रहती है। इसका सही जवाब है विरोधाभास अलंकार। और थोड़ा समझिए इसे अगर आप समझना चाहते हैं तो, कि विरोधाभास अलंकार वहां होता है जहां दो उल्टी बातें एक साथ कही जाए, दो विपरीत बातें, दो विरोधी बातें एक साथ कही जाती है। यहां शीतल वाणी मैंने ठंडी आवाज और आग, ये दो शब्द एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत हैं। लेकिन कवि कहना चाहता है कि भले ही उसकी बातें सुनने में शांत और ठंडी लगती हो, क्योंकि वो कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करता है, मीठी शब्दों के माध्यम से, मृदु शब्दों के माध्यम से कवि अपनी बात कहता है, पर उन बातों के अंदर विचारों की, विद्रोह की और प्रेम की आग छिपी हुई है। अगर कवि की बात कोई भी व्यक्ति सुन लेता है ना, तो उसमें एक तड़प पैदा हो जाती है, एक अग्नि पैदा हो जाती है, एक जोश पैदा हो जाता है। यह आग उसके जोश और जुनून का प्रतीक है। तो बाहर से शांत दिखते हुए भी अंदर से एक ज्वाला जल रही है। ठीक है, तो अब देखो, वैसे तो हमने 4 प्रश्न किए हैं, लेकिन 4 प्रश्न में बहुत सारी चीजें हमने समझी है। मैं एक काम करता हूं, इसके छोटे छोटे टुकड़े बनाता हूं। 3-4 क्लासों में हम इस पूरी कविता को कंप्लीट करेंगे। और निश्चित रूप से आप विश्वास मानिए, आपने इस तरीके से अगर इस कविता को पढ़ लिया, इस तरीके से अगर आपने प्रश्न हल कर लिए, तो जब चैप्टर पूरा होगा, ये हमारी क्लास पूरी होगी, जब ये प्रश्न पूरे होंगे, तो उसके बाद आपको चाहे कोई भी प्रश्न इस कविता से पूछ लिया जाए, आप निश्चित रूप से उसका आंसर दे पाएंगे। ये मेरा बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं। तो मिलते हैं अगली क्लास में निश्चित रूप से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।